जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लक्ष्मीकांत के मूल टेक्स्ट में कोमा और हलंत के साथ पढ़ रहे हैं और उसके अलावा उसका बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, एक समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग संविधान की संघीय व्यवस्थाएं पढ़ रहे हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं जिससे हम ऐसा लगता है कि हमारा संविधान संघ है। जैसे कि अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत राज्यों का संघ है, तो उसकी कुछ विशेषताएं जैसे द्वैध राज्य पद्धति, हमारे यहाँ केंद्र भी है और राज्य भी है। लिखित संविधान है, आप जानते हैं भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये कोई संघीय राज्य की विशेषताएं होती हैं कि वहाँ का संविधान लिखित होना चाहिए, वहाँ शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो शक्तियों का विभाजन है वो संविधान से है। जैसे तुम्हारी संवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, अनुच्छेद 245, 246, ये क्या है? शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। और आपके अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण की बात नीति निर्देशक तत्व में कही गई। और संविधान की सर्वोच्चता है। अब हम यहाँ समझेंगे संविधान की सर्वोच्चता। देखो, कल मैंने हालांकि आपको ये पढ़ाया था, लेकिन आपसे बोला था कि समय के अभाव के कारण मैं इन चीजों को आपको बाद में समझाऊंगा। देखिए, लक्ष्मीकांत में लिखा है कि संविधान की जो सर्वोच्चता है उसके बारे में 4 नंबर पॉइंट आपको दिख रहा होगा। इसमें लिखा है कि संविधान सर्वोच्च है, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा इन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। इस तरह सरकार के घटक क्या क्या होते हैं? जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सरकार के घटक है, ठीक है। वो दोनों स्तरों पर संविधान द्वारा विधित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। मतलब इसका ये है, आपको बताते हैं। देखिए, संविधान सर्वोच्च है। क्या लिखा लक्ष्मीकांत में? संविधान सर्वोच्च है, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। अर्थात केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें ऐसे कानून बनाएं तो हमेशा ध्यान में रखें कि संविधान की मूल भावना के विरुद्ध तो नहीं है। अगर वो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनका ज्यूडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक। एक तो ये है। दूसरा लिखा है सरकार के घटकों को दोनों स्तरों पर, दोनों स्तर का मतलब समझिए, सरकार के घटकों को दोनों स्तरों पर, दोनों स्तरों का मतलब है राज्यों में भी और केंद्र में भी संविधान द्वारा विधित क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से संविधान सर्वोच्च है। अब आप कहोगे इसमें कौन बड़ी बात है, संविधान तो सर्वोच्च है। नहीं भाई, ब्रिटेन में संविधान सर्वोच्च नहीं है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, संसद सर्वोच्च है। हमारे यहां भी इंदिरा गांधी ने संसद को सर्वोच्च बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। एक तो ये हो गया। अब आप कहोगे ये बात तो ठीक है, इसका कोई डाटा फैक्ट, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोग मान लें कि संविधान सर्वोच्च है। तो अभी देखो, अब आपका एकदम नजरिया बदल जाएगा। भारत में संविधान ही राज्य की इच्छा का सर्वोच्च स्रोत है, ठीक है। इसका मतलब है न तो संसद, न कार्यपालिका, न न्यायपालिका, कोई भी अंग संविधान से ऊपर नहीं। राज्य की शक्तियों का सर्वोच्च स्रोत कौन है और राज्य की इच्छा का सर्वोच्च स्रोत कौन है? वो संविधान है, जो न तो संसद और न कार्यपालिका, न न्यायपालिका, न्यायपालिका भी नहीं, कोई भी अंग संविधान से ऊपर नहीं है। आपको पता होना चाहिए। भारत ब्रिटेन की तरह नहीं है जहां पार्लियामेंट सुप्रीम है। भारत में संविधान को सर्वोच्च कहा जाता है। आपको ये ठीक है। अब कहोगे कैसे हम ये बात मान लें कि संविधान सर्वोच्च है? तो ऐसा कीजिए, मैं आपको कुछ बता देता हूं लिख के। क्या हमारे संविधान में कहीं भी ऐसा लिखा है कि संविधान सर्वोच्च है? तो हमारे संविधान में ऐसा कहीं डायरेक्ट नहीं लिखा है कि संविधान सर्वोच्च है, लेकिन कुछ आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है और आपका आर्टिकल 245 और 46 है, ठीक है। और इसके अलावा 368 है, इसके अलावा अनुच्छेद 50 है। इन्हें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान सर्वोच्च है। तो आर्टिकल 13 में क्या लिखा है? आर्टिकल 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून शून्य होगा। मतलब यदि संसद केंद्र में, राज्यों में राज्य विधानमंडल संविधान का उल्लंघन, ऐसा कानून बनाते हैं जो संविधान का उल्लंघन करे, तो वह कानून शून्य अर्थात वैध घोषित हो जाएगा। संविधान का उल्लंघन करने वाला कानून शून्य घोषित हो जाएगा, ठीक है। एक आर्टिकल 13 में इसका प्रावधान है। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो शून्य हो जाएगा।
तो उसमें फिर तो कहेगी कि संविधान ऐसा कुछ करेगा मौलिक अधिकारों में बदल नहीं सकता क्या। उसमें फिर केशवानंद भारती केस आया। केशवानंद भारती ने कहा कि संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध जाएगा तब शून्य होगा, मूल भावना के विरुद्ध जाएगा, ठीक है, मूल भावना के विरुद्ध जाएगा तो शून्य होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा बिना इसके। इसलिए हमारे संविधान को कठोर और लचीले का समन्वय कहते हैं। आप संशोधन कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदलेंगे, ठीक है। वो हमने आपको जब लैंडमार्क जजमेंट पढ़ाया था तो काफी गहराई से सब चीजें समझा चुके हैं हम आपको। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय में हम याचिका दायर करने का अधिकार है। मतलब कौन याचिका दायर करेगा? अनुच्छेद 32 नागरिकों से अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिकों को याचिका दायर करने का अधिकार है, ठीक है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 226 क्या कहता है? इसमें उच्च न्यायालय की रिट ज्यूरिडिक्शन आती है। यहां राज्य स्तर पर संविधान की सर्वोच्चता कौन सुनिश्चित करता है? हाई कोर्ट सुनिश्चित करता है। राज्य स्तर पर संविधान की सर्वोच्चता हाई कोर्ट सुनिश्चित करता है, ठीक है। 245 और 246 क्या कह रहा है? ये विधायी शक्तियों के बंटवारे की बात करता है। 245 में क्या होता है कि एक आ गया कि केंद्र अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है कानून बनाने के लिए, राज्य अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है कानून बनाने के लिए। मतलब स्वतंत्र है, इसका मतलब सबको अपने अपने क्षेत्रों में ही कानून बनाना है, उन पे एक लिमिट लगा दी है, कोई भी इन सीमाओं से बाहर नहीं जाएगा। और वो लिमिट को एक्सप्लेनेशन 246 में किया है कि आपको हम संघ सूची के विषय देंगे संघ को, और राज्यों को राज्य सूची के विषय दे देंगे। संघ के कितने हैं? 97 विषय थे, राज्यों के पास 66 विषय थे, और दोनों में जो संवर्ती सूची में कानून बनते उनमें 52 विषय थे। लेकिन वर्तमान में ये विषय परिवर्तित हो चुके हैं। संघ सूची के पास हम कई जगह 100 विषय पढ़े हैं, कई जगह 90 भी पढ़े हैं। राज्य सूची के पास वर्तमान में 61 विषय हैं, पहले 66 थे। मतलब राज्य सूची के विषयों की संख्या में कमी आई है। और संवर्ती सूची के जो 47 विषय थे वो बढ़ के 52 हो गए। 42वें संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी ने शिक्षा, वन, ऐसे कुछ विषय थे जो संवर्ती सूची में डाल दिए हैं, ठीक है। अब आपको 368 कैसे संविधान को सर्वोच्च करता है? 368 कहता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें है? 368 में संशोधन की प्रक्रिया। संसद भी केवल संविधान की सीमाओं के भीतर संशोधन कर सकती है और संविधान को नष्ट नहीं कर सकती। 368 में 3 तरीके से संविधान का संशोधन होता है। ये छोटे मोटे विषय होते हैं वो आप साधारण बहुमत से कर लीजिए, जो मौलिक अधिकार से संबंधित हैं वो आप विशेष बहुमत से कर लिए, और जो विषय ऐसे हैं जो न्यायपालिका की शक्ति में परिवर्तन करें या राज्य सूची के कुछ विषय में, मतलब ऐसे ऐसे विषय जो राज्यों से संबंधित भी हैं, हमारे संविधान के संघीय ढांचे को परिवर्तित करते होंगे, वो 368 में विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से और प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से तभी उनमें संशोधन हो सकता है। मतलब हमारा संविधान काफी कठोर भी है और साधारण विषयों में लचीला भी है। अब आते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करता है। ये कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, ठीक है, अनुच्छेद 50। तो इन अनुच्छेदों के माध्यम से हमारा संविधान जीवंत है और हमारा संविधान ही सर्वोच्च है। संसद सर्वोच्च नहीं हो सकती है। उदाहरण में 199 संविधान संशोधन आप देख सकते हैं, एनजेसी का उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूरा का पूरा रद्द कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको आया होगा समझ में कि संविधान कैसे सर्वोच्च है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा देखो, इसके अलावा एक और बात बता देते हैं। लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट। और ये कब की रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है आपकी 2018 की, ठीक है। इसमें कहा गया कि जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड अकाउंटेबिलिटी की बात की गई, ठीक है। और कहा गया कि संविधान की सर्वोच्चता तभी सुरक्षित है जब न्यायपालिका स्वतंत्र और सशक्त है। न्यायपालिका स्वतंत्र होगी और सशक्त होगी तो संविधान कैसे होगा? संविधान सुरक्षित है, ठीक है। अभी तक संविधान सर्वोच्च रहेगा जब तक न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के माध्यम से ऐसे कानूनों को रद्द करती रहे जो संविधान की सर्वोच्चता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, ठीक है। उदाहरण में जैसे एनजेसी एक्ट 2015 आपको एकदम रट गया होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2015। संसद ने न्यायाधीश नियुक्ति के लिए नया आयोग बनाया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय का उल्लंघन करता था। आपको न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता था तो क्या हो गया? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है न्यायपालिका की जिस प्रकार संघात्मक व्यवस्था, जिस प्रकार संसदीय व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था
बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। वैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और ये क्या कर रहा था, एनजेसी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा था। न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो फिर संविधान की रक्षा कौन करेगा? इसलिए इसे क्या कर दिया है, पूरी की पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में, एससी ने 2022 की बात करें, 2022 में जीएसटी काउंसिल की जो सिफारिशें हैं, उन्होंने कहा था जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें जो बाध्यकारी, या आपका जीएसटी बिल लगता है ना, तो जीएसटी परिषद होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीएसटी परिषद की जो सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं होंगी, क्योंकि संविधान के हिसाब से संविधान को ही सर्वोच्च माना गया, कोई परिषद सर्वोच्च नहीं हो सकती जिसकी सिफारिशें कैसी वो बाध्यकारी है। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ अनुच्छेद और याद रखें, कुछ अनुच्छेद और बताते हैं आपको। देखिए, अनुच्छेद 13 तो बता दिया, ये असंवैधानिक कानून शून्य की बात कर रहा है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा की हेतु याचिका की बात करता है। 245, 246 शक्तियों के विभाजन और 368 संविधान संशोधन की सीमा की बात करता है, किस सीमा तक संविधान संशोधन और किस बहुमत के आधार पर किया जाएगा। 50 न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। इसके अलावा 3 अनुच्छेद और देखिए। एक अनुच्छेद 136 देखिए, 136 क्या करता है, बेसिस अनुमति की अपील, स्पेशल लीव पिटीशन, एसएलपी की बात करता है। और एसएलपी क्या करता है, न्यायिक संरक्षण करता है। ठीक है, 136 ये भी संविधान की सर्वोच्चता के लिए आप इसका एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। एसएलपी की बात किसमें, 136 में। ठीक है, स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति अपील। ठीक है, उसके अलावा 265 है। आप कहोगे 264 से अनुच्छेद 300 तक भाग 12 है, वित्त संपत्ति वाद विवाद से संबंधित भाग 12 है। तो 265 भी कुछ ऐसी ही बात कर रहा है। बिना विधि के करारोपण नहीं, नो टैक्स विदाउट लॉ, मतलब जब तक विधि नहीं तब तक टैक्स नहीं, विधि नहीं तो टैक्स नहीं। ठीक, विधि नहीं तो टैक्स भी नहीं। इसका मतलब क्या होता है, कोई सरकार टैक्स लगाती है तो कानून के थ्रू ही लगा सकती है। इस प्रकार 265 किसकी बात करता है, बिना विधि से करारोपण नहीं। और अनुच्छेद 141 क्या कह रहा है, 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होंगे, अर्थात बाइंडिंग होंगे, बाध्यकारी निर्णय होंगे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। इससे पता क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कोई कहता नहीं हम मानेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अनुच्छेद 141 में स्पष्ट लिखा है सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देगी वो बाध्यकारी होंगे, और तभी तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से आज संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ये तो नहीं आ रहा कि न्यायपालिका सर्वोच्च है। नहीं भाई, न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है। न्यायपालिका की भी कुछ सीमा है। न्यायपालिका संसद को बहुत हद तक छूट देता है, लेकिन न्यायपालिका उस हद से आगे रोकता है संसद को जब वो संविधान का ही उल्लंघन करना चालू कर देती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कठोर संविधान के बारे में। देखिए, संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। संशोधन की प्रक्रिया कठोर होना चाहिए, तभी शक्तियों का विभाजन होगा और संविधान सर्वोच्च रहेगा। यद्यपि संविधान में संशोधन इस सीमा तक कठोर है, इस सीमा तक कठोर है जिससे वे प्रावधान जो संघीय संरचना के हैं, संघीय संरचना के प्रावधान कौन कौन से, जो केंद्र राज्य संबंध होते हो, जो न्यायिक संगठन की बात करते हो, से संबंधित हैं। मात्र केंद्र एवं राज्य सरकारों की समान संस्कृति से ही संशोधित किए जा सकते हैं। मतलब ऐसे प्रावधान यदि संशोधित करना है तो राज्य सरकारों की भी समान संस्कृति होना चाहिए। मतलब कहते हैं ना, आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेना पड़ेगी। ठीक है, तो इनमें संशोधन तभी होगा जब केंद्र की संस्कृति हो, साथ ही साथ राज्यों की भी संस्कृति हो। इन प्रावधानों के संशोधन हेतु संसद को विशेष बहुमत एवं संबंधित राज्यों से आधे से अधिक की स्वीकृति अनिवार्य होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, लक्ष्मीकांत में ये जैसे उस पर विशेष बहुमत पे 4 लिखा है, देखो ऊपर में लिखा है ना, तो ये जो है नीचे में उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। प्रत्येक सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत एवं मतदान तथा प्रत्येक सदस्य सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। मतलब क्या है, विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, विशेष बहुमत का मतलब होता है प्रत्येक सदन, मतलब कोई सदन है उसके 66% लोग, मतलब 100 लोगों का सदन है, यदि सदन 100 लोग का है मान लीजिए, तो 66 लोग सदस्यों का, इसे अगर देखो विशेष बहुमत हम समझाएं तो हमारे यहाँ कितने सदन है, 2 सदन है, तो हम एक सदन के दोनों सदनों में एक कार्रवाई होना चाहिए, पर हम एक सदन का उदाहरण देते हैं आपको और समझाने का प्रयास करते हैं।
ठीक है, जैसे मान लो कोई सदन है, 100 सदस्य हैं किसी सदन में, ठीक है। उसमें से क्या है, जिस दिन ऐसा कोई वो काम हो रहा है जिसमें मतलब संघीय सूची का विषय में परिवर्तित किए जा रहे हैं, तो 90 सदस्य उपस्थित है। मतलब 10 में से कुछ उपस्थित नहीं है, कुछ लोग बीमार हो गए हैं, तो 90 उपस्थित हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि 90 उपस्थित हैं, 90 नहीं, इसे थोड़ा संख्या कम करते हैं। 90 की जगह हम लोग मानते हैं इसमें अगर 70 लोग उपस्थित हैं, 70 लोग उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है इनका 2/3 बहुमत, तो 70 का 2/3 कितना होगा? 70 का 2/3 निकालिए। 70 दूनी 140, 140/3 करिए तो हो जाएगा 3 चौको 12, मतलब 47 मान लीजिए, 47 सदस्य इसका आ जाएगा। तो 47 सदस्य उपस्थित होंगे तभी तो 2/3 होगा। 70 का 2/3 बहुमत, तो 47 सदस्यों ने वोट कर दिया। और कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य कितने? 100, और कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना होगा? 50, तो आधे हो गए। और बहुमत के लिए एक सदस्य और चाहिए, 51 सदस्य होना चाहिए। अब आप कहोगे ये 47 तो 51 से कम है, तो फिर वो कानून पारित नहीं हो पाएगा। हाँ, यही मैं इसीलिए इतना कम आंकड़ा लिया था मैंने। जब 2/3 बहुमत उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत जब कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कम होता है, तो फिर वो कानून पारित नहीं होगा। आप समझिए, कुल सदस्य संख्या का बहुमत मतलब आधे, 100 सदस्य हैं तो उसका आधा, आधा में +1 करके तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो जाएगा। तो 51 है कुल सदस्यों का बहुमत, क्या है? 51। बाकी सदस्य बचे 49। 51 49 100 होता है ना, तो बहुमत किसके साइड में जाएगा? 51 के साइड में जाएगा। लेकिन उधर तो 47 ही है ना, इधर तो 47 ही है ना, तो फिर ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए फिर क्या होता है, 10वीं अनुसूचित दल बदल व्हिप, पार्टियां व्हिप जारी करती हैं। जब ऐसा कोई विशेष काम होता है तो पार्टियां व्हिप जारी कर देती हैं, और व्हिप जारी करने के माध्यम से पार्टियां क्या करती हैं, उन लोगों को बुला लेती हैं जो लोग अपना उस समय उपस्थित नहीं है या किसी कारण से संसद में मौजूद नहीं है, तो ठीक है, उन लोगों को बुला लेती हैं। तो अब हम यहां क्या करेंगे, तो पार्टियां क्या करती हैं, अपना उतना बहुमत फिक्स कर लेती हैं। या फिर मान लो कोई सदस्य नहीं भी आ सकता तो उसे अनुमति दे दी जाती है कि भाई आप नहीं आ पा रहे तो आपको अनुमति दे रहे हैं। अब देखिए, अब मैं इसे पास कराता हूं। मान लो किसी सदन में 100 सदस्य हैं, 90 सदन वहां 90 लोग उपस्थित हैं और मतदान करेंगे। इनका 2/3, तो 90 का 2/3 करिए। 90 का 2/3 कितना होगा? 30 × 90 60। 90 का 2/3 60 होगा। और कुल सदस्यों का बहुमत, तो 100 का आधा 50, 50 + 1 51। ये हो गया विशेष बहुमत, ठीक है। कम से कम 51 लोग तो होना ही चाहिए, उसके अलावा उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए, ठीक है। ये आपके समर्थन में होना चाहिए। एक तो ये है। अब मैं फिर से फेल कराता हूं, ये चीजें तो आपको समझ नहीं, फिर से फेल कराता हूं। देखिए, मान लो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी का बहुमत है केंद्र में, तो 100 सदस्यों का सदन है, उसमें बीजेपी के समर्थन में 55 सदस्य हैं। 55 सदस्य बीजेपी के समर्थन, तो बीजेपी के समर्थन में तो बीजेपी 51 का आंकड़ा तो पूरा कर रही है, 51 का आंकड़ा तो पूरा कर रही है। अब उपस्थित सदस्य कितने हैं? 90। उपस्थित सदस्य 90 हैं, लेकिन वो 60 का ये वाला आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रही, तो फिर वो उसका वो बिल पास नहीं होगा। और वो भी दोनों सदनों से बात कर रहे हैं, केवल लोकसभा से नहीं, राज्यसभा से भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमारा संविधान में परिवर्तन करना तो सरल है, पर छोटे छोटे नागरिकता जैसे मामलों में छोटे छोटे मामले होते हैं, जो विषय संघीय विषय से संबंधित होंगे या मौलिक अधिकारों से संविधान संशोधनों की बात होगी, तो वहां थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए कांग्रेस की भी सहमति बनानी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी मनमानी करती है, ऐसा नहीं होता है भाई। कांग्रेस का भी समर्थन होता है तब पारित होगा, अन्य पार्टियों का भी समर्थन होगा। जब ये आंकड़ा, जब ये डाटा पूरा कर लेगा तब आप कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए लोकतंत्र में तानाशाही हो जाती है जब क्या होता है, एक ही पार्टी का बहुत ज्यादा बहुमत मिल जाता है, तब लोकतंत्र में तानाशाही हो जाएगी। उम्मीद है आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। ये तो एक बात हो गई। अच्छा, अब आप कहोगे हालिया कोई आपका ऐसा उदाहरण है जिसमें
ऐसा कोई कानून पारित हुआ। तो आपने जीएसटी का नाम तो बहुत सुना होगा। तो इसमें पता क्या है, जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट, जीएसटी से संबंधित था 101वां संशोधन, 101वां संविधान संशोधन जो था ना, उसमें हम लोगों को आधे राज्यों की स्वीकृति की जरूरत पड़ी थी। ये 2/3 बहुमत तो था ही, जो मैं बता रहा हूं, 2/3 बहुमत और प्लस 50+1 वाला, ये तो था ही। इसके अलावा आधे राज्यों की सहमति, मान लो 28 राज्य हैं तो आपको 14 राज्यों की सहमति की भी जरूरत पड़ेगी। आधे या आधे से अधिक राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक ये हो गया है। और फिर इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। जैसे मान लो एक रिपोर्ट है, डेमोक्रेसी इंडेक्स होता है, डेमोक्रेसी इंडेक्स, कि हमारी डेमोक्रेसी कैसी है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स की रिपोर्ट जान लीजिए। ये कौन जारी करता है? EIU जारी करता है, EU नहीं, EIU। ये है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें भारत का स्थान था 41वां। ये क्या करता है? ये लोकतांत्रिक स्थिरता की बात करता है। 41वां भारत का स्थान था EIU में। ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम लोगों का स्थान कैसा है? 41 है। मतलब लोकतांत्रिक स्थिरता को बताया कौन देश कितना स्थिर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। डेमोक्रेसी इंडेक्स EIU जारी कर रहा है, भारत का स्थान 41वां था और संविधान की लोकतांत्रिक स्थिरता की बात करता है। ये हो गया आपका करंट अफेयर्स। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये जो कठोर संविधान की बात हम लोग यहां कर रहे हैं ना, कठोर संविधान की अवधारणा जेम्स ब्राइस ने दी थी। जेम्स ब्राइस, हम लिख देते हैं, जेम्स ब्राइस। जेम्स ब्राइस ये कौन थे? ये थे ब्रिटेन के, ब्रिटिश विद्वान थे। कौन थे? ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश थे। इनने, जेम्स ब्राइस ने कठोर संविधान की अवधारणा दी है। जो कठोर संविधान की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी अवधारणा है? ये जेम्स ब्राइस की अवधारणा है। इनका वाक्य क्या था? इनने कहा था, आ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड व्हेन इट्स अमेंडमेंट नीड्स अ प्रोसीड्यूर मोर डिफिकल्ट देन ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग। ठीक है, और इसका तात्पर्य यही है कि भारत के संविधान ने जानबूझकर संविधान को अर्ध कठोर बनाया, ताकि हमारा संविधान बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगा तो प्रगति रुक जाएगी, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जैसे जीएसटी काउंसिल आई है, बहुत ज्यादा कठोर कर देते तो फिर ये जीएसटी काउंसिल बन ही नहीं पाती, क्योंकि सभी की सहमति तो पॉसिबल नहीं है, 100% सहमति पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग मैक्सिमम लोगों की सहमति लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर हमारे संविधान को कठोर बनाया है, लेकिन बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं है, अर्ध कठोर संविधान है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में। लक्ष्मीकांत क्या कह रही, फिर हम लोग क्या कहेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में। यह स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान ने दो कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में, कितने कारण थे? 2 कारण थे। और किसके नेतृत्व में? उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है। एक अपनी 2 कारणों से। तो पहला कारण तो होगा, पहला कारण क्या? अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना। अतः संविधान ने 2 कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया। तो पहला कारण है कि न्यायपालिका अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग करे और संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करे। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण है केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद के निपटारे के लिए संविधान ने विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें आदि। ठीक है, मतलब लक्ष्मीकांत ये कहना चाहते हैं कि संविधान जो है उसने 2 कारणों से सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है। तो संविधान के 2 कारण थे। पहले के सुप्रीम कोर्ट क्या करे? अपनी न्यायिक समीक्षा का अधिकार का प्रयोग करे और उस अधिकार के प्रयोग के तहत संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करे। जैसे कि 99 संविधान संशोधन को न्यायपालिका ने रद्द किया क्योंकि उसने अपने न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग किया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद हो जाए, तमिलनाडु में राज्यपाल का विवाद चल रहा है कि राज्यपाल भाई कोई हमें कानून पारित नहीं करने दे रहे हैं, सब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर ले रहे हैं। तो जब केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद चलता है तो उसके निपटारे के लिए कहा भाई केंद्र भी बहुत शक्तिशाली, राज्य भी काफी शक्तिशाली होते हैं, इनके विवाद का निपटारा कौन कर पाएगा? न्यायपालिका। और न्यायपालिका तभी कर पाएगी, न्यायपालिका के न्यायाधीशों का भी तो अपना जीवन है, जब उन्हें अपने जीवन के, अपने कार्यकाल की, अपनी सेवा शर्तों की सुरक्षा मिले तभी तो वो ऐसा कर पाएंगे। नहीं तो फिर सरकार कहेंगे लो हम न्यायाधीश को हटा देते हैं। नहीं भाई, न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल की सुरक्षा है, उनकी कुछ निश्चित सेवा शर्तें हैं। अब हम इसे कुछ समझते हैं कि कैसे हैं वो सेवा शर्तें।
इन सेवा शर्तों को जानने के लिए हमें सबसे पहले संविधान के कुछ अनुच्छेदों की बात करना पड़ेगी। तो न्यायपालिका की उच्चतम न्यायालय की स्थापना उच्च सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कहां से है? 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है। 124 से 147 तक। इसमें 124 में क्या कहा गया? 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात 124 में कही है। अर्थात हमारे पूरे देश की न्यायपालिका कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है। इसके अलावा अब हम कहोगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से क्या हो जाए? सुप्रीम कोर्ट ही तो दो राज्यों के विवाद को सुलझाएगा। 124 के 2 में कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात 124 के 2 में कही गई है। और ये नियुक्ति ऐसी होगी कार्यपालिका पर नियंत्रण बना रहा है। ऐसा नहीं हो कि कार्यपालिका के हाथों के खिलौना बन जाए हमारे न्यायाधीश। ठीक है। और 124 के 4 में इनके हटाने की प्रक्रिया की गई है। मतलब इन पे महाभियोग, इन्हें हटाया कैसे जाएगा न्यायाधीश? सीधा महाभियोग शब्द संभवतः नहीं लिखा है। हटाने की प्रक्रिया वही है जो महाभियोग की होती है, पर महाभियोग तो राष्ट्रपति के संबंध में होता है, लेकिन प्रक्रिया वही है। मतलब उतना ही कठोर है जितना कठोर राष्ट्रपति को हटाना है। मतलब न्यायाधीश को हटाना तेली जैसा तेल निकल जाएगा किसी को न्यायाधीश हटे हटाने में, मजाक नहीं है। पूरी पार्टियों की सहमति होगी तभी न्यायाधीश हटेंगे, ऐसा आप समझ लीजिए। 124 के 4 में हटाने की बात कही गई। 125 में क्या कहा गया? 125 में कहा गया है उनके वेतन की सुरक्षा। अब सरकार क्या करेगी? उसका वेतन काट लेगी? नहीं काट लेगा। सरकार उन्हें जल्दी सेवानिवृत्त कर देगी? नहीं कर देगी। कार्यकाल की सुरक्षा और वेतन की सुरक्षा अनुच्छेद 125 के तहत। अथवा ये बात संविधान में खुद लिखी है, और जो बात संविधान में लिखी है फिर वो लोग तो सुरक्षित हो गए। संविधान से बड़ा तो कोई कानून होता नहीं है। इसके अलावा एक अनुच्छेद और आप याद रखिए, अनुच्छेद 361। हालांकि मैं जब न्यायपालिका पढ़ाऊंगा तो ये चीजें बहुत डिटेल से फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां आपको देंगे तभी आपका रिवीजन होगा। चीजें याद कैसे रखेंगी? जब हर जगह आप हर चीज को पढ़ लेंगे तभी वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आपको रिवीजन अलग से नहीं करना पड़ेगा। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल की जवाबदेही से छूट देता है। ठीक है। किसको? न्यायपालिका की सीमाओं का सम्मान करता है, संस्था की स्वतंत्रता को संतुलन। 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रति जो जवाबदेही है ना, जवाबदेही से छूट देता है न्यायपालिका को। ठीक है। इसलिए कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं बना सकता न्यायपालिका के ऊपर, ये अनुच्छेद 361 कहता है। इसके अलावा देखो इनकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या है? अपॉइंटमेंट की बात किसमें है? नियुक्ति 124 के 2 में है। तो इसमें क्या नियुक्ति प्रक्रिया? सीजीआई व वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह आवश्यक है इसके लिए। ठीक है। कार्यकाल की सुरक्षा कैसे है? कार्यकाल किसमें है इनका? वेतन और कार्यकाल 125 में है। तो कार्यकाल की सुरक्षा कैसे? सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल 65 वर्ष तक है, हाई कोर्ट के जज का है 62 वर्ष की उम्र तक। और रही बात इनके और इन्हें कब हटाया जाएगा? हटाने की बात आई तो केवल इंपीचमेंट द्वारा ही हटाया जा सकता है, मतलब महाभियोग की तरह है। वेतन और भत्ते, इनका वेतन भत्ते कैसा होता है? आकस्मिक कंसोलिडेटेड फंड से मिलेंगे। मतलब इनका क्या होता है? इनके वेतन भत्तों में कार्यपालिका मतलब सरकार जो है कमी नहीं कर सकती है। एक कंसोलिडेटेड फंड से इनका वेतन मिलता है। ठीक है। और रही बात न्यायिक समीक्षा की, तो इनकी न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू का पावर संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। ठीक है। इनका अब बताओ, सरकार ये भी धमकी नहीं दे सकती, हम तुम जैसे कहते नहीं कि आईपीएस आईएएस को फिल्मों में आप देखते होंगे कि हम तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे, तो इनका ट्रांसफर सीजीआई की सलाह से ही संभव है। बिना सीजीआई की सलाह से ट्रांसफर भी संभव नहीं है। रिमूवल की प्रक्रिया विशेष बहुमत से है, जैसे कि आपको बताया है। इन्हें हटाना होगा तो विशेष बहुमत से ही हटेंगे। और रही बात इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक स्वतंत्रता की बात की जाए तो उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। ऐसा नहीं है कि मान लो बिहार का पटना हाई कोर्ट है और वो पटना के सिविल कोर्ट पर नियंत्रण नहीं रखता, वहां की नीतीश कुमार की सरकार नियंत्रण रखेगी। नहीं भाई, बिहार के सभी हाई कोर्ट सभी कोर्ट पर नियंत्रण वहां का हाई कोर्ट रखेगा। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है। और सेपरेशन ऑफ पावर की बात अनुच्छेद 50 में कही गई है। तो इसमें ये कौन सा आर्टिकल की बात कर रहे हैं? जब हम लोग पूर्ण नियंत्रण की बात करते हैं तो जिलाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 2, जिलाधीश डिस्ट्रिक्ट जज इधर लिखते हैं। रुकिए, आपको कुछ अनुच्छेद और बताते हैं न्यायपालिका से संबंधित। देखिए कि आपने सुना होगा टॉपर्स के मुंह से कि रिवीजन करना चाहिए, हम लोगों को रिवीजन करना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि रिवीजन तो करो, लेकिन चीजों को पहले ही इस तरीके से पढ़ो कि कोई डाउट नहीं क्लियर हो। जैसे मान लो आज हमें यहाँ न्यायपालिका तो नहीं पढ़ रहे हैं,
हम यहाँ तो पढ़ रहे हैं संघीय विशेषताएं, उसमें से एक विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो न्यायपालिका से संबंधित वो अनुच्छेद जो न्यायपालिका को स्वतंत्र करती है वो सब हम यही चर्चा कर लेंगे। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, हाई कोर्ट को पढ़ेंगे, तो हमारा तो ये रिवीजन होगा ना फिर तो। इसलिए हम लोग इस चीज, हमारे पढ़ाने का तरीका, हम पढ़ा क्यों रहे हैं, पढ़ा इसीलिए रहे कि चीजें उपलब्ध नहीं है भाई इस तरीके से। स्वतंत्र न्यायपालिका कठोर संविधान कह के निकल जाएं, ऐसे निकल जाएंगे तो चीजें कभी याद ही नहीं रहेंगी। याद ही तब रहेंगी जब हमें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की बात करता है 233। ये हाईकोर्ट को पावर है और हाईकोर्ट की पावर नहीं छीन सकता कोई। और अन्य न्यायिक अधिकारियों की बात, और 234 में क्या कहेंगे, 234 में क्या अन्य न्यायिक, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की तो बात है, डिस्ट्रिक्ट जज से जो छोटे जज होते हैं या फिर अन्य न्यायिक अधिकारी, उनकी बात है अनुच्छेद 234 में करी गई। मतलब डिस्ट्रिक्ट जज बड़ा है उसका अलग से आर्टिकल आप समझिए, ठीक है। 235 में क्या बात की गई, 235 में कही गई सिविल कोर्ट वगैरह की, और छोटे छोटे कोर्ट, जिस मतलब हम सिविल कोर्ट काहे लिखेंगे, हम लिखेंगे, ये हटा देते हैं सिविल कोर्ट, हम सिविल कोर्ट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हाई कोर्ट से जो छोटे के कोर्ट हैं, हाई कोर्ट से छोटे कोर्ट जो हैं, ऐसे करेंगे उनकी बात। मतलब अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की बात 235 में कही गई है। 236 क्या कहता है, 236 परिभाषाओं की बात करता है, परिभाषा, ठीक है। अब आप कहोगे ये तो आप हमें याद करा रहे थे, हम बताते हैं हम क्यों याद करा रहे हैं। 237 क्या, मौजूदा प्रावधानों के विस्तार की बात करता है। जो प्रावधान है आज की डेट में उनका विस्तार कैसे होगा, उसके लिए हम ऊपर का एरो लगा देते हैं, ठीक है। अब हम इसे समझाते हैं। हम यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका को पढ़ रहे हैं, और जब बात हाई कोर्ट की चली, अधीनस्थ न्यायालयों की बात चली, तो हमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद तो याद रहते हैं, जबकि हमें अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद याद नहीं रहते हैं। इसलिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। यहाँ मैं 5 अनुच्छेद आपको बताया हूँ, 233, 34, 35, 36, 37, ठीक है। अब इनका न्यायिक स्वतंत्रता से क्या संबंध है, देखो इसमें 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करते हैं, अर्थात डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति। न्यायिक स्वतंत्रता से संबंध देखो इसका, उच्च न्यायालय की सलाह से कार्यपालिका पर नियंत्रण, मतलब कार्यपालिका पर नियंत्रण करेंगे उच्च न्यायालय की सलाह से, मतलब हाई कोर्ट की सलाह से कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए न्यायिक स्वतंत्रता से संबंध है। ये ऐसा नहीं है कि सरकार या फिर सरकार का कोई मंत्री इनका नियुक्ति कर रहा, नहीं भाई, ठीक है। 234 अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की बात कर रहा है। इसमें कहा गया है राज्यपाल, अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर, राज्यपाल करेगा। तो आप कहोगे अब तो आ जाओ ना लाइन पे, नहीं भाई, राज्यपाल जो अन्य न्यायिक अधिकारी को नियुक्ति करेगा वो हाई कोर्ट के परामर्श से करेगा। तो मतलब नियुक्ति तो राज्यपाल ही करेगा, लेकिन हाई कोर्ट के परामर्श से करेगा, ठीक है। जब हाई कोर्ट के परामर्श से करेगा तब तो फिर हाई कोर्ट स्वतंत्र हो गया। जबकि वहां अनुच्छेद 74 का एक क्या कह रहा है, राष्ट्रपति जो है, अनुच्छेद 74 कह लो या अनुच्छेद, उसमें 89 जोड़ दो, वो निकल आएगा अगला 80 और 70, 150 और 163। 163 क्या कह रहा है, 74 क्या, मतलब वो कह रहे हैं कि राज्यपाल सलाह लेगा किसकी, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की या उनकी मंत्रिपरिषद की, ठीक है, राज्यपाल या राष्ट्रपति। जबकि यहाँ किसकी सलाह लेने की बात कर रहा है, 234 कह रहा है कि हाई कोर्ट की सलाह से राज्यपाल नियुक्ति करेगा, ठीक है, अन्य न्यायिक अधिकारियों को। 235 को हम क्यों पढ़े हैं, इसमें अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की बात कर रही है। मतलब क्या होगा, उच्च न्यायालय को नियंत्रण मिल जाएगा, इसको मतलब वहां के सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, छोटे छोटे कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उस पर हाई कोर्ट का नियंत्रण होगा, वहां की सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, ठीक है। तो ये इससे भी न्यायपालिका स्वतंत्र हो जाएगी। 236 में परिभाषाओं की बात की गई है। इसमें मतलब न्यायपालिका की जो परिभाषा है, न्यायिक श्रेणी की स्पष्टता है, इसमें प्रशासनिक दखल अंदाजी से बचाव होती है, इसलिए परिभाषाएं भी उनने अपने अधिकार में रखी हैं हाई कोर्ट ने, ठीक है। और 237 में मौजूदा प्रावधानों के विस्तार की बात कही गई है। इससे क्या होती है, न्यायपालिका की संरचना है उसमें एक रूपता बनी रही और स्वायत्ता, एक रूपता और स्वायत्ता बनी रहेगी, ठीक है, ऑटोनॉमी बनी रहेगी, किसकी, हाई कोर्ट की, अर्थात न्यायपालिका की ऑटोनॉमी बनी। मतलब इन्हें कैसे भी सरकार से मुक्त रखने का कोशिश किया गया है, ठीक है। मतलब इनके नियुक्ति के मामले में परामर्श भी इन्हीं से लेना पड़ेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने। आप मंत्रिपरिषद से परामर्श नहीं लोगे। आप समझ में आ गए ये हम क्यों पढ़ा रहे, ताकि स्वतंत्र न्यायपालिका बनी रहे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। और द्विसदनीय विधायिका भी होना
अब हम पढ़ते हैं द्विसदनीय विधायिका के बारे में। द्विसदनीय विधायिका होना भी हमारी संघात्मक विशेषता है। जिन जिन देशों में संघात्मक व्यवस्था अर्थात फेडरल सिस्टम होगा वहां द्विसदनीय विधायिका जरूर होगी। ठीक है, तो संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। 7 नंबर इधर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। ठीक है, उच्च सदन अर्थात राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है जबकि लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, राज्यसभा कम शक्तिशाली है और यद्यपि कम शक्तिशाली है फिर भी केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती है। देखो अभी तक आप पढ़ रहे होंगे केंद्र राज्य संबंधों की, जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 254 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 254 क्या कहता है? अनुच्छेद 254 कहता है कि संवर्धित सूची के विषयों में जब केंद्र और राज्यों में टकराव होगा तो केंद्र के विषय ही मान्य होंगे। ठीक है, 251 भी वही बात करता है कि जब केंद्र और राज्य में टकराव होगा तो केंद्र को वरीयता दी जाएगी। हर प्रकार से केंद्र को वरीयता दी जा रही, फिर राज्यों कैसे बचेंगे? राज्यों की रक्षा कौन करेगा? तो राज्यसभा राज्यों की रक्षा करती है। राज्यसभा भले ही लोकसभा इतनी शक्तिशाली नहीं है फिर भी केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से कम अनावश्यक हस्तक्षेप से तो राज्यों की रक्षा करती है। ठीक है, इसे थोड़ा इसके संबंध में क्या क्या प्रावधान है वो हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं। अब हम थोड़ा इसके बारे में देखना चालू करते हैं। देखो द्विसदनीय विधायिका है, मतलब इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इसका अर्थ है एक ऐसी संसद जिसमें 2 सदन होते हैं। तो भारत में 2 सदन है, उच्च सदन जिसे अपर हाउस को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा। निम्न सदन जिसे लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपुल मतलब लोगों की सभा। और स्टेट की सभा कौन सी है? राज्यसभा। स्टेट मतलब मध्य प्रदेश की सभा, उत्तर प्रदेश की सभा, सिक्किम की सभा, झारखंड की सभा, ये हो गई राज्यसभा। ठीक है, अब आप कहोगे इनके हम संवैधानिक आधार भी कुछ है, ये संविधान में उल्लेख है। तो हाँ, अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक इनके प्रावधान हैं। ठीक है, अनुच्छेद 79 में लिखा है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। ठीक है, क्या मूल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान था इससे रिलेटेड? तो राज्यसभा का ये जो प्रारूप है यहीं से नहीं है। हम 1919 का एक्ट भी पढ़ेंगे, वहां भी द्विसदनीय विधायिका की बात कही गई है जिसमें 60 सदस्य होते थे, जिसमें से 26 लोग तो क्या होते थे? मनोनीत, 34 निर्वाचित होते थे। तो ये राज्यसभा हमारे यहाँ संविधान से नहीं, संविधान से पहले से भी है। तो इसका मतलब मूल संविधान में भी था ये प्रावधान। ठीक है, अब ये राज्यसभा कहाँ पे है? ये राज्य स्तर पर भी है क्या इसका कोई प्रावधान? जैसे मान लो केंद्र हमारे यहाँ 2 प्रकार की प्रणाली चलती है ना, एक तो केंद्र, एक राज्य। एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक मुख्यमंत्री होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक विधानसभा होती है। ठीक है, तो राज्य स्तर पर बात करी जाए तो राज्य स्तर पर राज्यसभा का ही प्रतिनिधित्व कौन करती है? विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। क्यों नहीं है? एक अनुच्छेद 168 है, हम बता देते हैं। जो आर्टिकल 168, आर्टिकल जो 168 है वो केवल कुछ राज्यों में विधान परिषद की बात करता है। और उनकी एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि आधा तेल यूपी में बिक गया। आधा से आंध्र प्रदेश, तेल से तेलंगाना, यूपी से उत्तर प्रदेश, बिक से बिहार और कर्नाटक। ठीक है, तो इन राज्यों में क्या हो गया? राज्यसभा है। और जबकि अनुच्छेद 169 क्या करता है? 169 क्या कह रहा है? 169 कहता है कि कोई मतलब संसद चाहे तो राज्यों की विधान परिषद को बना भी सकती है और समाप्त भी कर सकती है। मतलब ये सही भी कर सकती है, इसे गलत भी कर सकती है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये द्विसदनीयता केवल संरचना नहीं है, संतुलन है एक तरीके से। ये संतुलन के लिए बनाई गई है। और क्यों संतुलन? आप देखो राज्यों में क्यों नहीं, राज्यों में संतुलन की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। केंद्र में राज्यों के बीच कोई विवाद ना हो या राज्यों का अपना प्रतिनिधित्व केंद्र में बना रहे, इसलिए संतुलन को बनाने के लिए राज्यसभा बनाई गई। लक्ष्मीकांत में स्पष्ट लिखा है कि यद्यपि यह कम शक्तिशाली होता है। तो लक्ष्मीकांत खुद कह रही है कम शक्तिशाली होती है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आप कहोगे इसकी आवश्यकता क्यों थी? क्यों ज्यादा आवश्यक थी? संतुलन का मतलब क्या है? द्विसदनीयता की आवश्यकता क्यों थी? तो ये संघीयता की रक्षा के लिए। हमारा देश कैसा संघ, हमारा भारत कैसा संघ है ना, भारत राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1। तो संघीयता की रक्षा के लिए, राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए राज्यसभा की आवश्यकता थी। एक तो ये हो गया। और देखते हैं, ये बैलेंस बनाने के लिए भी जरूरत थी। एक तो संघ की रक्षा के लिए थी, दूसरी थी संतुलन के लिए। संतुलन के लिए किसके बीच? संतुलन के लिए लोकसभा की जल्दबाजी या राजनीतिक उत्तेजना से संविधान की रक्षा के लिए। मतलब
आप ये देखते हैं कुछ मामलों में राज्यसभा भी का भी कंसेंट जरूरी होती है। कोई भी बड़ा मामला होता है उसमें कहते हैं ना दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से। लोकसभा में क्या होता है, नई नई सरकारें आती है, मतलब हम जैसे लोग प्रधानमंत्री बन गए, मान लो कोई जनता ने बहुमत हमें दे दिया, अब हम ऊट पटांग निर्णय लेना चालू करते। और क्या होती है लोकसभा, क्या होती है ये हमेशा ऐसे बनती है। इस समय 18वीं लोकसभा चल रही है, पहले 17वीं थी, 16वीं थी, तो लोकसभा पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। वो सदस्य भी नए नए आते हैं तो उन्हें उतना अनुभव नहीं होता है। जबकि राज्यसभा क्या होती है, एक स्थिर सदन है, वो हमेशा चलती रहती है, उसके 1/3 बहुमत निकलते हैं, फिर 1/3 लोग आ जाते हैं उसमें, तो वो हमेशा स्थिर सरकार चलती रहती है। इसलिए वो लोकसभा की उत्तेजना से बचाने के लिए राज्यसभा एक अच्छी चीज है, ताकि हमारी सरकार कोई गलत निर्णय नहीं ले सके। और ये हमें क्या करती है, अनुभव एवं स्थायित्व प्रदान करती है, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है, ठीक है, इसलिए कंटिन्यूटी भी बनाए रखती है। इसलिए हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं देखना कि दोनों सदनों में से कोई भी सदन नहीं बचा। लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। और ये क्या है, राज्यसभा क्या है, इसे हम कहते हैं हाउस ऑफ एल्डर, मतलब ये पुराने लोग या बूढ़े लोगों का सदन ऐसे मानते हैं। तो ये लोग उम्र दराज होते हैं, इनके पास अपना अनुभव होते हैं, तो ये गहराई से समीक्षा भी करते हैं। तो ये चारों पॉइंट आप लिखना, संघीयता से रक्षा के लिए, संतुलन बनाने के लिए, अनुभव एवं स्थायित्व के लिए, विचारशील समीक्षा के लिए, क्योंकि ये हाउस ऑफ एल्डर है। ये आप अपने मेंस में लिख लेना, लिख सकते हैं इनका प्रयोग, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा हमारे अलावा किन किन देशों में और है। तो इसे देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग इससे तुलना करके देख लेंगे। इससे हम लोग इसकी तुलना करेंगे वहां से, ब्रिटेन से पहले से। तो तुलना कर लेते हैं, हम किस तुलना करेंगे, हम इनसे अमेरिका से, ब्रिटेन से और भारत में, ठीक है। राज्यसभा की तुलना कर लेते हैं, दूसरी नहीं बता। देखो यूएसए में इसे बोला जाता है सीनेट, सीनेट, ठीक है। और वहां पे इंग्लैंड, यूके में क्या बोला जाएगा, यूके में बोला जाएगा इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये काम बोला जाएगा, यूके में बोला जाएगा। और भारत में क्या बोला जाएगा, इंडिया में क्या बोला जाएगा, इंडिया में बोला जाएगा इसे राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। तुलना करें तो इसमें सीनेट में क्या होता है, सीनेट में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर राज्य से 2-2 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं, तो ये तो हो गया सीनेट। जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या ज्यादातर सदस्य क्या होते हैं, नामित होते हैं, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो नामित होते हैं, जैसे कि हमारी विधान परिषद वगैरह में होते हैं, उस तरीके से होते हैं, ठीक है। हमारी विधान परिषद टाइप है वहां की, यूके की, ब्रिटेन की। जबकि हमारी जो राज्यसभा है ये संघीयता का प्रतीक है, ये सीमित शक्ति है, इसमें भले ही शक्ति लोकसभा के से कम है, लेकिन इसमें स्थायित्व ज्यादा है, ठीक है। और इनका चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से खुला मतदान होता है। पहले गुप्त मतदान होता था, अब खुला मतदान होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राज्यसभा, ठीक है, द्विसदनीय विधायिका। और द्विसदनीय विधायिका जिस देश में होगी तो मतलब समझ लेना वो देश के साथ संघीय देश है। हालांकि ब्रिटेन में पर वहां की जो है नामित है, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा से संबंधित कुछ चीजें और आपको हम बता देते हैं। राज्यसभा कितने राज्यों में, 6 राज्यों में है, ठीक है, 6 राज्यों में, ठीक है। तो जैसे कि आधा तेल यूपी में बिक गया, ठीक है, 6 राज्यों में। पंजाब और तमिलनाडु ने अपनी राज्यसभाएं भंग कर दी थी। किसने भंग की है, पंजाब ने और तमिलनाडु ने, ठीक है। कैसे होती है, अनुच्छेद 169 के तहत राज्यसभाएं, राज्य विधायिका एक कानून पारित करती है, फिर वो संसद की अनुमति से वो राज्यसभाएं भंग हो जाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश हम लिखेंगे यहाँ एपी, ठीक है, एपी ने क्या किया, एपी ने क्या किया, 2007 में तो अपनी राज्यसभा भंग कर दी और 2014 में फिर से अपनी राज्यसभा बना ली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संविधान की एकात्मक विशेषताओं के बारे में। कैसी विशेषताएं, एकात्मक विशेषताओं के बारे में, ठीक है, संविधान की एकात्मक विशेषताएं। लक्ष्मीकांत क्या करें कि उपरोक्त, इसे थोड़ा सही से मैनेज कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत कह रहे हैं कि उपरोक्त संघीय ढांचे के अलावा भारतीय संविधान की निम्नलिखित एकात्मक या गैर संघीय विशेषता भी है। मतलब हमारा संविधान ऐसा है उसमें केवल संघीय विशेषताएं नहीं है जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, ठीक है,
बल्कि उसके अलावा हमारे यहाँ एकात्मक विशेषताएं भी हैं। एकात्मक विशेषताओं में क्या होती है, हमारे यहाँ जैसे सशक्त केंद्र है, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, जो कि संघीय दृष्टिकोण के काफी विरुद्ध है। संघीय दृष्टिकोण में क्या शक्तियों का बंटवारा होता है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ केंद्र के पक्ष में, क्योंकि हम कनाडा बेस्ड हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रथमतः केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज्यादा विषय हैं, एक तो ये है इसका एक। दूसरा, केंद्रीय सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं, ठीक है। तीसरे, संवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया है, अनुच्छेद 254 से टकराव होता है तो फिर केंद्र ऊपर है। अंततः अवशेषीय शक्तियों में भी केंद्र का प्रमुख है, अनुच्छेद 248, ठीक है, जबकि अमेरिका में ये राज्यों में नेत हैं। इस तरह संविधान केंद्र को सशक्त है। अपशिष्ट शक्तियां जो हमारे अनुच्छेद 248 में है, वो अमेरिका में केंद्र को प्राप्त नहीं है, राज्यों को प्राप्त है। भारत में केंद्र को प्राप्त है। भारत में ज्यादा विषय संघ सूची में, संवर्ती सूची में भी टकराव हो जाता है तो केंद्र को वरीयता है, और कुछ राज्य सूची के विषय में भी केंद्र कानून बना सकता है, जैसे अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में। यह अनुच्छेद 252 क्या कह रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य यदि केंद्र को कानून बनाने की कहें तो केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, 252 में भी, ठीक है। 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा द्वारा इनिशिएट करके कानून बन सकता है। एक तो एक। दूसरा, राज्य अनश्योर नहीं है। राज्य अनश्योर नहीं है मतलब जैसे मान लो अमेरिका में राज्य अनश्योर है, राज्य को तोड़ा मोड़ा नहीं जा सकता। हमारे यहाँ तो राज्य कभी भी अलग हो जाते हैं, आपको पता है। अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं। हमारे यहाँ क्षेत्रीय एकता नहीं है। बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था, 2000 में 3 राज्य बना दिए, 2014 में अभी लेटेस्ट में तेलंगाना बना है, तो क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं। संसद एक तरफा कार्रवाई द्वारा उनके क्षेत्र में सीमाओं में या राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है। आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि राष्ट्रपति ने सहमति मांगी थी आंध्र प्रदेश की विधानसभा से, लेकिन आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने कहा नहीं भाई, आंध्र प्रदेश को तोड़ने की क्यों जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। विधानसभा की सहमति के विपरीत जाके राष्ट्रपति महोदय ने तेलंगाना को 2 जून 2014 को बनाया था, ठीक है। अर्थात इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, ना कि बहुत विशेष बहुमत की। राज्यों की सीमा क्षेत्रों या राज्यों एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाने के लिए संसद को साधारण बहुमत की जरूरत होती है, ना कि विशेष बहुमत की, ठीक है। इस तरह भारतीय संघ 69 राज्यों का अनश्योर संघ है, एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब हमारे यहाँ राज्य तो कहते हैं अनश्योर है, जबकि राज्य तो नश्योर है, जबकि हमारा संघ अनश्योर है। हमारा भारत का मैप वही रहेगा, चाहे राज्य 28 रहें या 280 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरह अमेरिकी संघ अनश्योर राज्यों का अनश्योर संघ है। मतलब अमेरिका में संघ भी ऐसा नहीं है कोई अमेरिका को भी तोड़ देगा, नहीं भाई। अब अमेरिका भी अनश्योर राज्यों का अनश्योर संघ है, पर वहां राज्यों का अस्तित्व है, हमारे यहाँ राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और रही बात हमारे तीसरे नंबर पर एकल संविधान। सामान्यतः एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है, ठीक है। हमारे यहाँ किसी राज्य का कोई संविधान नहीं है, एकल संविधान। भारत में इससे इतर राज्यों को ऐसी कोई शक्ति नहीं है। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी है। राज्य एवं केंद्र दोनों को इसी एक ढांचे का पालन करना अनिवार्य है। सिर्फ जम्मू एवं कश्मीर इसका अपवाद था, जिसका अपना राज्य का पृथक संविधान था, जबकि हमारे यहाँ किसी भी राज्य का कोई पृथक संविधान नहीं है। जम्मू कश्मीर अपवाद था, अब वो भी था हो गया है, नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी एकात्मक विशेषता है। नंबर 4 पे आते हैं संविधान का लचीलापन। ये क्या होता है, ये संघीय सरकार वाले होते हैं, संविधान की कठोरता। ऊपर हमने कठोरता पढ़ी थी ना, अब हम संविधान की कुछ लचीलापन के बारे में पढ़ेंगे। अन्य संघीय प्रणालियों की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है, ठीक है। अमेरिका जितना कठोर थोड़ी है हमारा संविधान। संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से संशोधित किया जा सकता है। बिना राज्यों की सहमति के हम संविधान का बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा हम बिना राज्यों की सहमति से परिवर्तित कर नहीं सकते हैं। केवल संसद के हाथों में इतनी शक्ति है, यानी संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में है। अमेरिका में राज्य भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। राज्यों का खुद का तो अलग संविधान है ही, उसके अलावा वहां के संघ के संविधान में भी संशोधन का प्रस्ताव राज्यों के द्वारा रखा जा सकता है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नंबर 5 राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। मतलब राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है, अतः सदस्यता में 1 से 31 तक की भिन्नता है। अमेरिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उच्च सदन में पूर्ण रूपेण महत्ता दी जाती है। इस तरह अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं और प्रत्येक राज्य से 2। यह सिद्धांत छोटे राज्यों के लिए सुरक्षा कवच
से समान होता है। मतलब इनका कहना है कि अमेरिका क्या कर रही है, कोई छोटा राज्य होता है वहां से भी 2 सदस्य राज्यसभा में लेते हैं, बड़े राज्य से भी 2 लेते हैं, तो छोटे राज्य बड़े राज्य के प्रति सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिक्किम का 1 सदस्य और उत्तर प्रदेश का 31 सदस्य, तो फिर भाई उत्तर प्रदेश के ज्यादा अधिकार होंगे, सिक्किम को बहुत कम अधिकार मिलेंगे। इस तरीके से आप समझ लीजिए, ठीक है। 6 में आपातकालीन उपबंध की बात कही गई है, ठीक है। संविधान 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था करता है। आपातकाल, और आपातकाल राज्यों के लिए बहुत सरदर्द है, ठीक है। 3 तरह में, एक तो होगा राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्त आपातकाल। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती हैं और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। यह बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है, संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है और कोई संविधान संशोधन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी व्यवस्था, मतलब आपातकाल लगा दो, कोई संविधान संशोधन नहीं करना, जो संघीय ढांचा है अपने आप एकल ढांचे में परिवर्तित हो जाएगा। ये बढ़िया टूल है हमारे पास में, ठीक है। ऐसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती है, ठीक है। जो हमारे यहाँ आपातकाल की व्यवस्था है, अन्य संघ वाले देशों में वैसे हम लोगों ने आपातकाल कहां से लिए हैं, कोई बता सकता है? जर्मनी के बीमर संविधान से हम लोगों ने आपातकाल लिए। आप क्या है, एकल नागरिकता की बात कर रहे हैं। क्या है? एकल नागरिकता। दोहरी व्यवस्था, हमारे यहाँ दोहरी व्यवस्था है, राज्य है, केंद्र है। दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाता है। यहाँ केवल भारतीय नागरिकता होती है, इंडियन सिटीजनशिप होती है, कोई अन्य पृथक राज्य नागरिकता नहीं देता है। अन्य संघीय व्यवस्था में जैसे अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में दोहरी राष्ट्रीय एवं राज्य की नागरिकता का प्रावधान है। मतलब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, लोग ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नागरिक तो होते हैं, साथ ही साथ राज्यों के भी नागरिक होते हैं। हमारे यहाँ कोई किसी राज्य का नागरिक नहीं होता है, वो सीधे भारत का नागरिक होता है, क्योंकि एकल नागरिकता की व्यवस्था है। और किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 9 के तहत है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और एकीकृत न्यायपालिका भी एकीकृत है। हमारे यहाँ राज्यों का अलग से सुप्रीम कोर्ट थोड़ी बना है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ। भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई है और इसके अधीन राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं। न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र एवं राज्य कानूनों दोनों पर लागू होती है। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है, संघीय कानून और संघीय न्यायपालिका। वहां संघीय कानून के लिए संघीय न्यायपालिका होती है और राज्य कानून के लिए राज्य की न्यायपालिका होती है। हमारे यहाँ चाहे स्टेट लिस्ट का विषय हो, चाहे समवर्ती सूची का विषय हो, चाहे संघ सूची का विषय हो, कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट सभी से संबंधित काम देख सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो फेडरलिज्म की शक्तियां हैं ना हमारे सुप्रीम कोर्ट में, वो आर्टिकल 135 से है। अनुच्छेद 135 में संघीय शक्तियां हैं हमारे पास में, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। 133 नहीं, 135 लिखा है, 5 लिखे हैं, ठीक है। 135 में संघीय शक्तियां हैं। और क्या है हमारे यहाँ, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। और आगे चलें तो हमारे यहाँ अखिल भारतीय सेवाएं हैं। क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस, जो IAS। कितनी अखिल भारतीय सेवाएं? देखो हमारे संविधान में 3 अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। इसका IAS का, IPS का और उसका इंडियन जुडिशरी सर्विस का, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जुडिशरी सर्विस कभी बनी नहीं है। उसके बदले हम लोगों ने बाद में 66 या 67 में IFS भारतीय वन सेवा को भी अखिल भारतीय सेवा बनाया है, ठीक है। जबकि संविधान में वन सेवा के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अमेरिका में संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं होती हैं और संघ सरकार की अलग है, राज्य सरकार की अलग है। भारत में भी केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं। आपने सुना होगा कौन से हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में। जैसे पुलिस है, पुलिस राज्य सरकार की नौकरी है। और आपका SSC CGL के थ्रू जो नौकरी लगती है वो केंद्र सरकार की नौकरी होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे IAS, IPS और IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए है। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है। UPSC इनका चयन करती है और उन्हें प्रशिक्षण कौन देता है? लबाशनामे देते हैं। मतलब कौन दिलाता है? केंद्र दिलाता है। उन पर केंद्र का ही पूर्ण रूप में नियंत्रण होता है। अतः ये सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है। मतलब ऐसा होता है, IPS है, कोई IPS IAS है, उसे केंद्र ही नियुक्त कर रही, केंद्र ही ट्रेनिंग दे रही, और वो पटना का कलेक्टर बना है। और पटना में किसकी सरकार है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री ने न तो उसे नियुक्त किया ना उसे ट्रेनिंग दी है। तो फिर मुख्यमंत्री की बात सुनेगा या प्रधानमंत्री की बात सुनेगा? आप ही बताइए। तो ये संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। नंबर 10 देखते हैं, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। हाँ, ये भी है हमारे यहाँ। देखो जब अलग अलग है तो एक ही आदमी क्यों? भारत का नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक
न केवल केंद्र के बल्कि राज्यों के खातों को भी देख रहा है। तो फिर तो भाई वो मोदी जी को बता देगा बिहार के खाते में कितना पैसा है, क्योंकि उसका नियुक्ति तो मोदी जी कर रहे हैं ना राष्ट्रपति के माध्यम से। लेकिन उसकी नियुक्ति एवं बर्खास्तगी बिना राज्यों की सलाह के राष्ट्रपति द्वारा होता है। अब राज्यों को पता भी नहीं है, नीतीश कुमार को पता भी नहीं होगा मोदी जी किसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक बना देंगे, और फिर वो इनके खाते की जांच करेगा। इस तरह यह व्यवस्था राज्यों के वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगा देती है। इसके विपरीत अमेरिका का नियंत्रण, अमेरिका की बात करो तो अमेरिका का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की राज्यों के लेखाओं के संबंध में कोई भूमिका नहीं है। अमेरिका का नियंत्रण महालेखा परीक्षक है, वो नहीं, उसे पता भी नहीं रहता वहां के कैलिफोर्निया राज्य के खाते में कितना पैसा है क्या है। जबकि हमारे भारत के मुख्य महालेखा परीक्षक को हर राज्य के खातों की पता है, क्योंकि यही सबका ऑडिट करता है। समझ गए? जैसे गांव देहात में नहीं होता है एक ही वकील है वो सबके मामले जानता है, इस प्रकार से, ठीक है। एक ही सीए, गांव का एक लड़का सीए बन जाएगा, पूरे गांव के खाते मैनेज करेगा, वैसे ही है हमारे यहाँ। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार है। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार कैसे भाई, ये देखते हैं। इस सूची के विषयों पर राज्यों को काफी अधिकार दिए जाने के बावजूद, ऐसा नहीं हमने राज्यों के लिए सूची बनाई है क्योंकि इसमें नाम ही इसका राज्य सूची है, इसके बावजूद केंद्र का सूची के विषयों पर अंतिम अधिकार बना रहता है। अंतिम अधिकार फिर भी केंद्र का बना रहता है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकती है। अनुच्छेद 249 की बात कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि बिना संविधान संशोधन के संसद की विधायिका संबंधी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। मतलब संविधान के संशोधन की जरूरत नहीं है, संसद के विधायक की शक्ति को हम अनुच्छेद 249 के माध्यम से राज्यसभा के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। उल्लेखनीय ऐसा तब भी किया जा सकता है जब किसी प्रकार का आपातकाल की व्यवस्था न हो। भाई आपातकाल की व्यवस्था हो तो राज्यों का खानी ही खत्म हो जाता है, अपने आप हमारा देश एकात्मक ढांचे में चला जाता है। लेकिन हम बिना आपातकाल लगाए भी अनुच्छेद 249 के माध्यम से वो वाला कांड कर सकते हैं, ठीक है। राज्य सूची के विषय पे केंद्र कानून बना सकती है। इसके सदस्यों को एवं इसी प्रकार हटाया जा सकता है। इसके सदस्यों को हटा रहे हैं। अच्छा, अब कर रहे हैं हम लोग 12 नंबर पे आते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति। हाँ, राज्यपाल भी हम लोग कहते नहीं है केंद्र का एजेंट है। ज्यादातर देखना जिन राज्यों में गैर बीजेपी की सरकार हो वहां हमेशा विवाद चलता ही रहता है राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के तहत बताइए? जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, 163। यह केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और यह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है कौन? राज्यपाल। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र अर्थात दिल्ली की सरकार राज्य पर नियंत्रण करती है। इसके विपरीत अमेरिका में राज्य प्रमुख निर्वाचित होते हैं, वहां का राज्यपाल का चुनाव होता है। जबकि हमारे यहाँ राज्यपाल को कौन का, दिल्ली की सरकार बनाती है, तो फिर वो दिल्ली की सरकार के हित साधता है। दिल्ली में जिस पार्टी की सरकार होगा उसी के हित से वो साधेगा। भारत ने कनाडाई प्रणाली को अपनाया है, ये कनाडा से लिया है हमने, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया है कनाडा से लिया है, ठीक है। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, यहां देखिए हमारे यहाँ एक ही चुनाव आयोग है। आप कहोगे राज्यों का, वो देखता है पंचायतों को, राज्य चुनाव आयोग पंचायतों को चुनाव कराता है, विधानसभा के चुनाव नहीं कराता है, ठीक है, भले वो राज्य चुनाव आयोग है। यही तो एकात्मक विशेषताएं हैं भारत में। चुनाव आयोग ने केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न कराता है, बल्कि राज्य विधानमंडल के चुनाव भी कराता है। राज्य विधानसभा का चुनाव भी चुनाव आयोग ही कराता है, दिल्ली वाला, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक बढ़ देते हैं भाग 15 में। इस इकाई की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होती है, और राज्य इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। ये तो बड़ी गंभीर विषय है भाई, सोचना पड़ेगा हम लोगों को राज्यों के बारे में। इसके सदस्यों को, इन्हीं के चुनाव आयोग के सदस्यों को, ये देखिए ये लिखा है ऊपर में, इसके सदस्यों को भी इसी प्रकार हटाया जा सकता है। इसके विषय अमेरिका में संघ एवं राज्य दोनों के निर्वाचन के लिए अलग मशीनरी है। मतलब अमेरिका में क्या होता है, संघ एवं राज्यों को दोनों के लिए अलग मशीनरी है, हमारे यहाँ अलग मशीनरी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब राज्य विधेयकों पर वीटो की बात करते हैं, हम समझा देंगे, फिर आर्टिकल सब बता देंगे, टेंशन मत लेना। राज्य के विधेयकों पर वीटो, 201 वाली बात होगी यहाँ। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है। राष्ट्रपति अपनी संस्तुति के लिए इसे न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है।
राष्ट्रपति के पास बहुत पावर है। ये अनुच्छेद 201 के तहत है और ये बहुत चर्चा में रहा है। राज्यपाल क्या करता है, अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक को रोक देगा राष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति के पास 201 के तहत चला गया। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी ही इसमें टिप्पणी की है, फिर द्रौपदी मुर्मू ने उनसे 143 के तहत कुछ सवाल पूछे हैं। ये वही वाली बात है, ठीक। इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर वीटो का अधिकार है, लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में राज्य स्वायत्ता इकाई है और इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में ऐसी व्यवस्था नहीं, लेकिन हमारी ये व्यवस्था कनाडा से प्रेरित है, ठीक है। तो थोड़ा अब मैं इसे आपको और समझाता हूं, अनुच्छेदों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं, पहले से थोड़ा साइड में करते हैं। तो एकात्मक विशेषताओं में क्या है, शक्तियों का विभाजन का ढांचा केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। आपको पता है एकात्मक विशेषता में क्या होता है, शक्तियों का विभाजन का ढांचा केंद्र के पक्ष में, मतलब केंद्र होता है बड़ा और राज्य होता है बेचारा छोटा सा। राज्य होते हैं छोटे छोटे से, इनकी नहीं चलती है, ऐसे छोटे छोटे राज्य होते हैं। और केंद्र अब तो और शक्तिशाली हो जाता है, ऐसे केंद्र को बहुत पावर है, राज्य बेचारे कितने छोटे छोटे हैं आप देख लीजिए, ठीक है। तो शक्तियों के विभाजन का जो ढांचा है केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। और इसका संवैधानिक आधार क्या है, संवैधानिक आधार देखिए अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानमंडल के कानून बनाने की शक्तियों को परिभाषित करता है। इसमें संसद कहाँ कानून बनाएगी, संसद कहाँ बनाएगी, राज्य विधानमंडल कहाँ बनाएगी, इसकी शक्तियों का प्रावधान किसमें, 246 में, 246 में, ठीक है। संघ सूची को हमारे संविधान में कितने विषय मिले थे, 97 विषय मिले थे, जबकि इन्हें मिला के मिले थे, इन्हें राज्य सूची कितने विषय मिले थे, 66 मिले थे। और संवर्धित सूची में जो कॉमन विषय है, कॉमन विषय कितने थे, कॉमन विषय है 47, जो अब बढ़ के 52 हो गए। 97 का 100 हो गए या 90, वो आप देख लेना। 66 का तो 61 हो गए हैं, 47 का 52 हो गए हैं, ठीक है, ठीक है। अब संघ सूची में कौन से विषय हैं, जैसे रक्षा है, विदेश नीति है, मुद्रा है, परमाणु है, ऊर्जा है, नागरिकता है, अंतर्राज्यीय व्यापार है, नागरिकता है। तो ये मतलब ये कैसे विषय हैं जो केंद्र को निर्णायक अधिकार देते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे विषय हैं जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। राज्य के पास जो विषय हैं वो सीमित स्वायत्ता के विषय हैं। राज्य के पास एक कुछ विषय हैं, जैसे राज्य सूची के विषय हैं, जैसे पुलिस है, पुलिस राज्य के पास है जो विधि व्यवस्था देखती है, ठीक है। लोक स्वास्थ्य है, जो स्वास्थ्य का जो स्वास्थ्य सूची के विषय है, तो उसमें भी केंद्र कानून बनाती है, जैसे आयुष्मान भारत योजना वगैरह आप देख ही रहे होंगे, केंद्र की योजना है। और कृषि जो है, कृषि कानून भी केंद्र बना ही रही है, भले ही राज्य सूची के विषय हैं, आप खुद ही देखिए। तो राज्यों को कितनी स्वायत्ता है, कम स्वायत्ता है राज्यों को। और संवर्धित सूची में इंदिरा गांधी ने कुछ महत्वपूर्ण विषय डाल ही दिए हैं, 47 के बदले 52 कैसे हुए, शिक्षा है, वन है, विवाह है, ये क्या है, ये किसके विषय हैं, ये संवर्धित सूची के विषय हैं। और टकराव होगा तो केंद्र को वरीयता मिलेगी, अनुच्छेद 254, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 254 क्या कह रहा है, यदि किसी राज्य कानून और केंद्रीय कानून में टकराव होता है तो केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो संघीय ढांचा जो है वो दिखने में तो संघीय है, पर शक्ति वास्तव में केंद्र के पास बहुत ज्यादा है। मेन बात ये है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा हम आपको अपशिष्ट शक्तियों के बारे में और बताएंगे। अपशिष्ट शक्तियां ऐसी कोई शक्तियां जो संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, जैसे अनुच्छेद 248 में अपशिष्ट शक्तियों की बात कही गई। उस समय हमारा संविधान बना था, बहुत से मतलब हमारे यहाँ देखो इंटरनेट उस समय नहीं था, साइबर क्राइम नहीं होता था उस टाइम पे। तो ऐसी शक्तियां जो भी हैं वो अपशिष्ट शक्तियां हैं, वो केंद्र के पास है अनुच्छेद 248 के तहत, जबकि अमेरिका में अपशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं। और 7वीं अनुसूची की जो प्रविष्टि 97 है, वो संसद को ऐसे विषय पर कानून बनाने की शक्ति देती है जो किसी सूची में नहीं हो, ठीक है। ये प्रविष्टि 97 के तहत आती है। 7वीं अनुसूची की जो प्रविष्टि 97 है, वो संसद को ऐसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो किसी सूची में नहीं, ना संघ सूची में हो, ना राज्य सूची में हो, ना संवर्धित सूची में। फिर भी वो विषय यदि है तो उस पर संसद ही कानून बनाएगी, राज्य नहीं बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ 254 का थोड़ा कुछ पार्ट और बता देता हूँ। 254 देखिए, 254 में हालांकि राज्यों के लिए एक व्यवस्था है, तो वो व्यवस्था आपको पता होना चाहिए। देखो 254 का एक जो है, ये तो वही बात करता है जो मैंने आपको बताया है, मतलब केंद्र और राज्य में के कानून में यदि टकराव होगा तो केंद्र को वरीयता मिलेगी, मतलब केंद्र बड़ा होगा, राज्य छोटे होंगे, ठीक है।
ये तो 254 की 254(2) क्या कह रहा है, मान लो कोई राज्य में चालू मुख्यमंत्री है, चतुर मुख्यमंत्री है, वो क्या कर रहा है, यदि राज्य कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति से पारित हो जाए तो वह उस राज्य में केंद्र के कानून को ओवरराइड कर सकता है। मतलब जैसे केंद्र ने कोई कानून बनाया, किसमें समवर्ती सूची के विषय पे केंद्र ने कोई कानून बना दिया, समवर्ती पे केंद्र का कानून बना दिया, ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति की सहमति किसको मिल जाए, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए उस राज्य को। अब जैसे कोई बीजेपी शासित राज्य है और वो राष्ट्रपति की सहमति ले लेता है, तो वो केंद्र पे भी वरीयता, केंद्र को भी एक उसमें बांध देगा, और खुद राज्य क्या करे, राज्य अपने कानून को आगे बढ़ा देगा, केंद्र को सीमित कर दे, केंद्र के बनाए गए कानून को सीमित कर देगा 254 के 2, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए तो, ठीक है। लेकिन ये इसमें भी एक शर्त है, ये संसद चाहे तो पुनः कानून बनाकर उसे निष्प्रभावी कर सकती है। आप जानते हो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो संसद चाहे उस अध्यादेश को कंटिन्यू कर सकती है, खत्म भी कर सकती है। अगर कोई राज्य ऐसा करता है तो संसद चाहे तो उस राज्य से, मान लो ऐसी चीज, हम समझाते हैं आपको कैसे, ये किसकी बात कर रहा है, प्रैक्टिकली समझाते हैं आपको। प्रैक्टिकली मतलब ये है ये बात, जैसे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो बंगाल ने कोई कानून बनाया, वन से संबंधित या शिक्षा से संबंधित कोई कानून बनाया, ठीक है, तो फिर बंगाल के कानून को काउंटर कौन करेगा, संसद ने एक कानून बना दिया, तो वह बंगाल के कानून को काउंटर तो नहीं करेगा ही, साथ ही साथ वो सभी राज्यों के कानून को काउंटर करेगा यदि उससे टकराव होता है तो, क्योंकि अनुच्छेद 254 का एक कह रहा है कि केंद्र के कानून बड़ा कानून माना जाएगा, तो एक बड़ा कानून बना गया। अब क्या कह रहे, बीजेपी चाहती है कि मध्य प्रदेश में जो कानून था वही कानून बना रहे, और हम बंगाल के और पंजाब के, तमिलनाडु के जो गैर बीजेपी शासित राज्य उनके कानून को काउंटर करेंगे, इनके कानून को काउंटर नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेगी, मध्य प्रदेश की विधानसभा राष्ट्रपति से अनुमति लेगी और एक कानून पारित कर देगी। जैसे राष्ट्रपति की अनुमति से लेकर कोई कानून पारित कर देगी तो फिर वो जो संसद ने कानून बनाया था बंगाल को काउंटर करने के लिए, उससे भी बड़ा हो जाएगा, वो मध्य प्रदेश में रहेगा। मध्य प्रदेश में वही कानून चलेगा जो राष्ट्रपति की सहमति से, केंद्र का कानून नहीं चलेगा, ठीक है। ये तो ये बात होगी, अब चल रही है। अब इन फ्यूचर मान लो बीजेपी की सरकार चली जाती है, केंद्र से बीजेपी की सरकार चली जाती है, अब कांग्रेस की सरकार केंद्र में आ जाती है, तो फिर कांग्रेस कहेगी भाई उस समय बीजेपी की सरकार थी तो मध्य प्रदेश ने एक अलग से कानून बना लिया था राष्ट्रपति की सहमति से, अब मैं उस कानून को काउंटर करना चाहता हूं, यानी उस कानून को खत्म करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश को भी वैसे ही ट्रीट करूंगा जैसे बंगाल को कर रहा हूं, बिहार को कर रहा हूं या अन्य राज्यों को कर रहा हूं। तो फिर संसद एक नया कानून बना देगी और मध्य प्रदेश का वो कानून जो राष्ट्रपति की सहमति था उससे वो खत्म हो जाएगा और ये नया कानून लागू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा, यही है प्रैक्टिकली थ्योरी। अच्छा ठीक है, अब हम कुछ राज्यपाल से संबंधित भी वो देख लेते हैं। राज्यपाल देखिए, अनुच्छेद 155 और 156 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। क्योंकि अनुच्छेद 163 जो है राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, परंतु कुछ परिस्थिति में उसका विवेकाधिकार का भी प्रयोग हो सकता है। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से ज्यादा विवेकाधिकार होता है, आपको पता होना चाहिए, 163, ठीक है। कैसे, राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है परंतु उसके पास विवेकाधिकार भी होता है, ठीक है, 163। अनुच्छेद 200 में क्या है, 200 देखिए, 200 में राज्यपाल राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के पास आरक्षण हेतु रख सकता है, ठीक है। यही बात सबसे बड़ा विवाद है कि राज्य जो विधेयक पारित करता है वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। पुंछी कमीशन जो 2010 में आया था, केंद्र राज्य संबंधों की वकालत करता था, उसने भी कहा था कि राज्यपाल जो है ना वो संघीय संतुलन को बिगाड़ रहा है, राज्यपाल की शक्तियां सीमित होना चाहिए, उसका विवेकाधिकार सीमित होना चाहिए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने कभी कुछ कहा है तो नवाब रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर का केस है 2016 का। राज्यपाल की जो विवेकाधिकार शक्ति है उसे सीमित किया गया और केंद्र की प्रभावशीलता को हालांकि इनने भी केंद्र की प्रभावशीलता स्वीकारी। तो नवाब रेबिया का केस है, आपको बता देता हूं, नवाब रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर आप समझ लेना, 2016 का केस है, ठीक है। इसमें क्या गया है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है उसे सीमित होना चाहिए, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर जो बोला जाता है वो सीमित होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया राज्यपाल की बात। और संसद को राज्य सूची के विषय पर 249 के तहत भी अधिकार है, जैसे राज्यसभा यह मान ले कि राष्ट्रीय हित के लिए कोई विषय आवश्यक है
तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 250 क्या कहता है, आपातकाल में संसद राज्य विषयों पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 250 भी यही आपातकाल वाली बात कर रहा है, वो हालांकि 352 से 360 तक तो है ही, 250 में भी कह रहा है कि आपातकाल में संसद राज्यों के विषयों पर कानून बना सकता है। ठीक है, आपातकाल में राज्य विषयों पर कानून बना सकता है, 250 भी यही कह रहा है। अनुच्छेद 252 क्या कह रहा है कि 2 या अधिक राज्य संसद से आग्रह करें तो संसद उन विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, 252 कह रहा है। ऐसे कोई कानून बनाए गए हैं क्या? अनुच्छेद 312 के तहत राज्यों की सहमति संसद ने अखिल भारतीय सेवाएं बनाई हैं, ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 के माध्यम से, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी से संबंधित जो है आर्टिकल 246 है, ये आपको पता होना चाहिए। जीएसटी ये जीएसटी लग गया, ठीक, जीएसटी संबंधित है अनुच्छेद 246 का ए, 240 का ए। इसके तहत एक साझा अधिकार है, किसको? केंद्र एवं राज्यों को साझा अधिकार दिया गया जीएसटी के तहत 200, लेकिन इसमें भी केंद्र को ही हावी रखा गया, हावी केंद्र ही रहता है। ठीक है, मतलब राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र के नियंत्रण में चीजें हैं, और जो संघीयता के विपरीत हैं। संघीयता में क्या होता है, राज्य और केंद्रीय शक्तियां अलग अलग होती हैं, यहाँ शक्तियां मिली हुई हैं। ठीक है, एक और हम उदाहरण दें, अगर राज्यों की वरीयता की बात कही जाए तो रुकिए, योजना आयोग जो है, योजना आयोग, पहले हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन था ना, योजना आयोग, योजना आयोग। तो योजना आयोग क्या था? 1950 से 2014 तक चला और केंद्र द्वारा नियंत्रित था। ये राज्य के संसाधनों पर केंद्र की शक्ति को बढ़ा देता था, योजना आयोग। बाद में जो नीति आयोग आया 2015 से वर्तमान तक नीति आयोग है, ये सहकारी संघवाद का दावा कराता है, परंतु वित्तीय संसाधनों का वितरण अब भी केंद्र के पक्ष में ही है। नीति आयोग कहता है कि हम सहकारी संघवाद लाएंगे, राज्यों की भी भूमिका बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक वित्तीय संसाधनों का वितरण है केंद्र के पक्ष में है। अब आप कहोगे ऐसा कोई डाटा है आपके पास? हाँ, डाटा है। 14वां वित्त आयोग आया था 2015 में, इसने राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी थी, लेकिन केंद्र की जो योजनाएं थी उन्हें सशर्त अनुदान, जैसे सीएसएस ग्रांट से बोलते हैं, के माध्यम से अपना प्रभाव बरकरार रखा। देखो अभी 16वां वित्त आयोग आ रहा है, 14वां वित्त आयोग था, अभी 16वां आएगा, ये अप्रैल 2026 से लागू होगा। ठीक है, 14वां वित्त आयोग आया था कब? 2015 में। 14वां आया था 2015 में। इसने क्या किया था, जो मतलब राज्यों की हिस्सेदारी थी ना करों में, जिसे बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी थी? 32% थी, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 42%। 15 वित्त आयोग ने इसे कैसे किया? 15 वित्त आयोग ने क्या किया? 15 वित्त आयोग ने 42% से घटा के इसे 41% कर दिया। लेकिन इसमें इसने कुछ गलत नहीं किया, 1% इसलिए राज्यों की हिस्सेदारी घटाई है क्योंकि अब पहले जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए वो 1% कट किया गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसमें कह रहे हैं, इसमें क्या होता है? सीएसएस ग्रांट्स होता है, सीएसएस ग्रांट्स मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, जो ऐसे समझ लीजिए, इनके माध्यम से सशर्त अनुदान पे आज भी केंद्र की वरीयता है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के माध्यम से। ठीक है, सहकारी संघवाद के आवरण के पीछे केंद्र की शक्ति अभी भी बनी हुई है। हम कहते तो हैं सहकारी संघवाद है, लेकिन फिर भी केंद्र का अपर हैंड है। अब एक तो हो गया इस मामले में, अब हम आते हैं कोर्ट के मामले। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है कोर्ट के मामले में। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये भी हमारे यहाँ का एक एकात्मक लक्षण की व्यवस्था है। हमारे यहाँ एकल न्यायपालिका है, राज्यों के लिए अलग से न्यायपालिका नहीं है, एकल न्यायपालिका हमारे यहाँ है। कोई राज्य का सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, हाई कोर्ट होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के ही अधीन होता है, उसके निर्णय के प्रति बाध्यकारी होता है। तो अनुच्छेद 144 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश की एक समान व्याख्या देता है। ठीक है, अनुच्छेद 124 से 147 तक। 131 क्या कह रहा है? राज्य बनाम केंद्र के विवादों का निर्णय केंद्र की न्यायपालिका देखेगी। राज्य में और केंद्र में बनाम हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित है? दिल्ली में है। इस प्रकार समझते हैं एकल न्यायपालिका की व्यवस्था है। एक तो 131 हो गया। अब आते हैं 136 में। 136 क्या कह रहा है? 136 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रति पुनः समीक्षा कर सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायाधिकरण या किसी भी हाई कोर्ट के निर्णय की पुनः समीक्षा कर सकता है। 136 में पुनः समीक्षा है, और 136 में ही स्पेशल लीव पिटिशन भी है, SLP भी है, ठीक है, पुनः समीक्षा की भी बात कही है। मतलब किसी भी राज्य में सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, सब केंद्र के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। केशवानंद भारती केस में संविधान संघीय है, परंतु एक मजबूत केंद्र के साथ है। केशवानंद भारती केस में भी कहा गया कि संविधान तो संघीय है, परंतु केंद्र कैसा होगा, केंद्र मजबूत होगा। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि व्यवस्था हमारे देश में कैसे केंद्र के पक्ष में व्यवस्था है। ये हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था क्यों अपनाई है, क्योंकि हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ऐसी व्यवस्था हम लोगों को अपनानी पड़ी है, ठीक है। नहीं तो फिर राज्य ज्यादा शक्तिशाली हो जाते तो फिर वो केंद्र के नियंत्रण में नहीं रहते, ठीक है, उस वजह से, ठीक है। संघीय व्यवस्था का अब हम लोग पढ़ेंगे आलोचनात्मक मूल्यांकन। मतलब अब हम इसकी आलोचना करेंगे कि संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन। उपरोक्त व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो उपरोक्त व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि